नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे अमरकांत की अमर कहानी दोपहर का भोजन। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहें। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1, जिसका पाठ है अमरकांत के दोपहर का भोजन। सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक का जन्म सन 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा कस्बे के पास स्थित भगमलपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके बाद उन्होंने साहित्यिक सृजन का मार्ग चुना। इनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा था। शुरुआती दिनों में अमरकांत गजलें और लोकगीत भी गाते थे। उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 2014 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। अब देखते हैं रचनाएं। उपन्यास हैं सूखा पत्ता, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुंदर पांडे की पतोह, इन्हीं हथियारों से। कहानी संग्रह है जिंदगी और जौक, मौत का नगर, मित्र मिलन, देश के लोग, अमरकांत की संपूर्ण कहानियां, जो कि 2 खंडों में हैं। संस्मरण है कुछ यादें कुछ बातें। आगे है पुरस्कार व सम्मान। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए आपको साहित्यिक अकादमी से पुरस्कृत किया गया। आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त का जन्म संस्कृति सम्मान आदि से आपको सम्मानित किया गया। साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। इन्होंने अपनी अधिकांश कहानियों में बोलचाल की सामान्य व सरल भाषा का प्रयोग किया है। आपकी भाषा मुहावरेदार व आंचलिकता लिए हुए रहती थी, जिससे इनकी भाषा रोचक व जीवंत होती थी। आपने अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा हिंदी के तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया। आपके काव्य की शैली चित्रात्मक थी। पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कहानी दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते एक शहरी निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें परिवार के मुखिया की नौकरी चले जाने पर जो आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, उससे परिवार के लोगों को भरपेट भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। महिला पात्र सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को चिंता मुक्त व एकजुट रखने का प्रयास करती है और परिवार को टूटने से बचाती है। लेखक ने इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाने का प्रयत्न किया है। एक स्त्री की अपने परिवार में भूमिका और परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों की मानसिक स्थिति का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। अब देखते हैं पाठ का सारांश विस्तार से। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त 3 पुत्र, 21 वर्षीय बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मझला बेटा मोहन तथा 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद है। बड़ा बेटा रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में घूम रहा है। मझला बेटा मोहन हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की सबसे पात्र है, जो अत्यंत अभाव में भी अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती रहती है। परिवार को जोड़ने के लिए वह झूठ भी बोलती है। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी नहीं बताती। जो झूठ परिवार को एकजुट रखे, सिद्धेश्वरी ऐसे झूठ को पाप नहीं मानती। घर के सभी सदस्य बारी बारी भोजन करने आते हैं। सभी को पता है कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं,
वह सब कुछ न कुछ बहाना लगाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है और वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। वह मुंशी जी से भी झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान मानता है। मुंशी जी मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क पद से छटनी हो चुके हैं, अर्थात उनकी नौकरी जा चुकी है और आजकल काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजर चुराते हैं। उन्हें एहसास है कि घर में भोजन बहुत कम है और इस स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी दोनों अपनी समस्याओं से इतर अन्य बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे बारिश का न होना, मक्खियों का होना, फूफा जी की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी आदि। यह सभी बातें उनके मन की व्यथा व जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं। इन बातों को करके वे अपनी गरीबी एवं अभाव की चर्चा करने से बचते हैं और अपने दुख को कम करना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी घर के सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है, जिससे घर के सदस्यों को गरीबी व अभाव का एहसास न हो। वे सभी से एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके अपने परिवार को एकजुट और खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करती है। सभी सदस्यों को भोजन कराने के बाद सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से थोड़ी सी दाल, जरा से चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया। वह अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष बची आधी रोटी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। वह पहला ग्रास मुंह में रखती है, तभी उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं, जो उसकी विवशता को बयां करते हैं। तो यह था पाठ दोपहर का भोजन। अब देखते हैं इस पाठ से हमने क्या जाना। पहला, शहरों में नौकरी पाना व नौकरी पर बने रहना कितना कठिन है। दूसरा, बिना निश्चित आय के परिवार को चलाना कितना कठिन है। तीसरा, निम्न मध्यवर्गीय अभावग्रस्त परिवार की मनोदशा कैसी होती है। चौथा, परिवार एकजुट तथा खुशहाल कैसे रह सकता है। पांचवा, परिवार में स्त्री का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। छठा, परिवार को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है। सातवां, जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वह झूठ पाप नहीं। तो यह हमने देखा कि पाठ से हमने क्या क्या जाना। आप देख रहे थे CBSE हिंदी विद मथुरा दास। यह है आपका YouTube चैनल। आज हमने पढ़ा अमरकांत की अमर कहानी दोपहर का भोजन। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक इन वीडियो को शेयर कीजिए और हमें मैसेज के द्वारा बताइए कि इन वीडियो को और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।